और अगर बात की जाए लोड शेडिंग के हवाले से तो ये वो जिन है जो कि बेकाबू होता जा रहा है। और वैस लोड शेडिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि कराचीइट्स जो है वो लोड शेडिंग के हवाले से इतना कुछ कह सकते हैं जितना कोई भी नहीं कह सकता। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लोड शेडिंग के हवाले से क्या करें, बेबसी का इजहार ही किया जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो तकसीम कार कंपनी है के इलेक्ट्रिक कराची के अंदर, वो तो किसी कंप्लेन के ऊपर काम ही नहीं करती है। बहाना ये पेश किया जाता है कि हमारे पास गैस की कमी है, लेकिन अब दूसरी तरफ से SSGC जो कंपनी है, सुपरन गैस कंपनी, उन्होंने भी अब बहुत खुल के बयान दे दिया है कि भाई हम जो गैस फराहम कर रहे हैं वो हम वैसे भी मुआहिदे से ज्यादा की गैस फराहम कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के साथ हमारा जो मुआहिदा है वो 10 MMCFD का है, लेकिन 90 MMCFD गैस फराहम कर रहे हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक कहती है हमें 90 नहीं, हमें 190 MMCFD गैस फराहम करें ताकि हम बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकें। तो जनाब हालांकि ऐसा कोई मुआहिदा नहीं है कराची के अंदर। ये तो कोई मुआहिदा नहीं है, लेकिन ये तो तमाम वो बातें हो गई जो टेक्निकल बातें हैं जो आम आवाम की शायद समझ में ना आए, लेकिन हम आपको फिर भी इन्फॉर्म करते हैं कि एक्चुअली जो मसाइल है वो ये हैं जिसकी वजह से हमें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। आम आवाम यही चाहती है कि कम से घरों में 18 घंटे 12 घंटे 20 घंटे तो लोड शेडिंग जो है वो ना हो, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है। अब बढ़ेंगे हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। कुछ भी हो जाए वोट पतंग का, सब पे पतंग को ही लगेंगे। कराची के लोग निकलेंगे तो बैलेट पेपर पे पतंग को ढूंढेंगे। हम सब पार्टी के कारकुन हैं और सिर्फ पार्टी की बात करेंगे। MKM हैदराबाद की एक बार फिर फारूक सत्तार को वापस आने की पेशकश। खालिद मकबूल सिद्दीकी की फारूक सत्तार को वापसी के लिए 15 अप्रैल की डेडलाइन। खालिद मकबूल बाइख्तियार नहीं, मेरी तरह नुमाइशी सरबराह हैं। फारूक सत्तार का जवाब, डेडलाइन को नामुनासिब करार दे दिया। कराची के अवाम के इलेक्ट्रिक और गैस कंपनी की लड़ाई में पिस गए। तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। नेपरा ने रोड की इलेक्ट्रिक की वजाहतें मुस्तरद कर दी। आज नेपरा की टीम कराची पहुंचेगी, लोड शेडिंग का खोज लगाएगी। चलें जी, ये हेडलाइंस आपने जान ली। आज हमारी टॉप स्टोरीज क्या थी, और अब हम चलते हैं अपने अखबारात की जानिब के उसमें शह सुर्खियां क्या हैं। अखबारात में आज मेरी बारी है, तो डॉन अखबार मेरे पास है और इसके अंदर खबर लगी है, बड़ी अहम है। नेपरा सेटअप कमेटी टू प्रोब के ये अफेयर्स, रेगुलेटर टेक्स नोटिस ऑफ प्रोलॉन्ग अनशेड्यूल कराची। तो बिजली की जो इस वक्त लोड शेडिंग जा रही है उस हवाले से अब नेपरा हरकत में आ गई है, जो नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, क्योंकि शिकायत इतनी ज्यादा थी, सब आपको पता है। कराची वाले बिल्कुल परेशान हो गए थे, शिकायत कर रहे थे, लेकिन उनका अजाला नहीं किया जा रहा था, कोई मुनासिब जा रहा था। जो SSG है और के इलेक्ट्रिक है, उनके दरमियान जो लड़ाई और चपकलिश इस वक्त चल रही है उसमें अवाम सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे। तो नेपरा रेगुलेटरी अथॉरिटी होने के नाते उन्होंने अब इंटरफेरेंस कर दी है। आज उनकी टीम यहां पर आ रही है और कराची के अंदर जो भी लोड शेडिंग के अवामिल हैं उसकी साथ साथ SSG का अगर मौक़िफ़ हम बताएं अपने नाज़रीन को, तो वो ये कहते हैं कि गैस की जो फराहमी है हम वो वैसे भी मुआहिदे से ज्यादा कर रहे हैं, और हमारे जो ड्यूज हैं के इलेक्ट्रिक ने अभी वो दिए भी नहीं है। 80 अरब रुपए के ड्यूज हैं, उसमें से सिर्फ 6 अरब रुपए के जो ड्यूज हैं वो के इलेक्ट्रिक नेपरा की टीम बात हो रही है। हाँ, लेकिन अब देखना यह है कि लोड शेडिंग का जो मसला है अगर वो नेपरा की टीम के आने से हल हो जाता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि कराची के अवाम को अब बिजली चाहिए, कराची के अवाम को अब सहूलत चाहिए। क्योंकि आप देखें ना अवेज, जहाँ पर हम तालीमी निज़ाम की बात करते हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं, लोग कितने ज्यादा परेशान है लोड शेडिंग से। जो स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ना लिखना हाल हो गया है, और इवन जनरेटर भी लेते हैं तो जनरेटर का भी यही है कि आप देखें कि जनरेटर में भी इतनी ज्यादा उसकी नॉइस होता है, इतना ज्यादा वो लाउड होता है कि आप डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, और आप यही कहते हैं ठीक है जी हमें पंखे की हवा तो लग रही है, लेकिन जब लाइट आएगी तो ये जनरेटर की आवाज से जो है हमें छुटकारा मिलेगा। तो अब नेपरा की टीम आ रही है, लेट्स सी क्या होता है। और बिजनेस रिकॉर्डर जो है वो मेरे पास है, और बिजनेस रिकॉर्डर की जो मेन लीड है वो है एंड टैक्स रिलीफ पैकेजेस, इस हवाले से यहाँ पर मेन लीड लगी हुई है। और एक और जो लीड है वो है कि जनाब रीजनल कनेक्टिविटी ओपन ट्रेड वाइटल टू प्रोमोटिंग टॉलरेंस, ऐसा कहते हैं PM। तो ये तो बिजनेस रिकॉर्डर की मेन लीड्स हैं जो कि एमनेस्टी के हवाले से भी यहाँ पर लगाई गई हैं। और अगर मैं जंग के हवाले से बात करूं तो जंग की मेन लीड्स जो हैं वो अदालती इस्लाहात पर काम शुरू है। अच्छा, ओवरऑल जो यहाँ पर जितने भी अखबार वो जो कल की ओवरऑल सिचुएशन रही है उस हवाले से भी है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि कल हमने देखा, कल हमें सुनने को मिली और बड़ी हैरानी हुई, वो है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि उनके हवाले से तहमीना साहिबा के जो साबिक सेक्रेटरी हैं वो अब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि मरियम नवाज़ जो हैं वो आए सामने और फ्रंट पर आकर लीड करें, लेकिन अब इस हवाले
क्या बातें हो रही हैं, तरदीद भी आ गई है, लेकिन अब देखना यह है कि इस बयान में कितनी सदाकत है, क्योंकि नून लीग जहां पर बहुत ज़्यादा बेतहाशा सफ़र कर रही है, जहां पर एक तरफ ये कहा जाता है कि उनका मुझे क्यों निकाला का स्लोगन बड़ा हिट हो गया है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि उनके साथ एक के बाद मसाइल आते जा रहे हैं, एक के बाद एक मसाइल का उनको सामना करना पड़ रहा है और वो मजीद बढ़ती जा रही है उनकी। तो ओवरऑल करंट पॉलिटिकल सिचुएशन में जो है वो इस तरह की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। और एक बड़ी ज़बरदस्त खबर जो है मैंने पढ़ रही थी जो कि इंडिया के हवाले से है, तो जहाँ पर हम अपनी सर्विसेज को, PIA को बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं, तनकीद करते हैं, तो वहीं पर इंडिया भी इन मामलात में कुछ पीछे नहीं है। इंडिया की एयरलाइन है इंडिया इंडिगो, उसमें एक मुसाफिर जो है वो जब बैठे प्लेन के अंदर तो उन्होंने शिकायत की कि जी आपके प्लेन के अंदर जो है वो मच्छर बहुत ज़्यादा हैं और उनका जो अमला है उन्होंने उनसे बड़ी बदतमीज़ी की, तो फिर उनको उतार दिया गया उस प्लेन से और फिर उन्होंने उनके अमले ने उस शख्स को कहा कि जी आप टेररिस्ट हैं। तो आप सोचें कि अगर वो अपने लोगों को इस तरीके से कह देते हैं कि आप टेररिस्ट हैं, तो फिर वो बाकी लोगों के साथ क्या हाल करते होंगे। तो ये तो सर्विसेज का हाल है जो इंडिया की सर्विसेज से पहले भी दिल्ली में इस तरह का वाकया हो चुका है। तो उस शख्स ने जो है वो फेसबुक पर भारत के हवाले से तो कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भारत ने अभी जैसे एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान के लिए मुस्तरद कर दी है, अब उसका नतीजा ये निकला है कि टूर्नामेंट UAE मुंतकिल हो गया है। भारत हमेशा से पिछले 2016 के अंदर टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना था, तो भारत ने वहां पे भी उसमें रोड़े अटकाए। अब ये जो टूर्नामेंट भारत में होने जा रहा था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अभी बेहतर नहीं है, तो हम पाकिस्तान नहीं करेंगे। अब श्रीलंका और पाकिस्तान टूर्नामेंट की मेजबानी UAE में मुंतकिल कर रहे हैं। अगर इसी हवाले से मजीद बात करें सिफारती उमूर के हवाले से, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रात को हुई है, गुज़श्ता रात के अमरीका ने डिप्लोमेट्स के लिए एक नया SOP जारी किया, नया कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक उनके जो कौंसल खाने हैं पाकिस्तान के और जो एम्बेसीज हैं उसकी 45 किलोमीटर्स के रेडियस के अंदर अंदर वो रह सकते हैं, और इसके अगर उन्हें बाहर जाना है मुख्तलिफ सफारती एक्टिविटीज़ के लिए तो उन्हें पेशगी इजाज़त लेनी होगी। यहाँ पे सबा ये बात बहुत काबिल ज़िक्र है कि आपको पता है मिलिट्री अताशी यूएस के हफ्ते के रोज उन्होंने एक पाकिस्तानी शहरी को मुबैना तौर पर नशे की हालत में गाड़ी चढ़ा के हलाक कर दिया था, और उसके जवाब के अंदर मजीद प्रेशर डालने के लिए यूएस की जानिब से इस वक्त हमारे सिफारतकारों के ऊपर नई पाबंदियां आयद की जा रही हैं। हाँ, बिल्कुल। और सिफारतकारों का जो मामला होता है वो डेफिनेटली इस तरह का मामला होता है कि आप अपनी कंट्री को प्रेजेंट, आपका एक रुतबा होता है, आपका एक ओहदा होता है, और जिस मुल्क में भी जिस किसी भी कंट्री का सिफारत खाना होता है उसकी अहमियत होती है, और जिस कंट्री में सिफारत खाना होता है उस कंट्री की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ के लोगों का, वहाँ के स्टाफ का खास ख्याल रखे। बहरहाल अब ये जो सिफारती पाबंदियाँ आयद की गई हैं, इसका जवाब पाकिस्तान सिफारती तौर पर किस तरीके से देगा ये तो कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान की जानिब से जवाब जरूर, क्योंकि वो दिन अब चले गए जब हम कहते थे कि जी जब वो डू मोर, और हम कहते थे ओके फाइन, अब हम कहते हैं नो नॉट डू मोर, अब आपको डू मोर करने की जरूरत है, राइट। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और मुख्तलिफ शहरों का रुख करेंगे, और मुख्तलिफ शहरों में सबसे रहे हैं लाहौर, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे तारिक खान मौजूद हैं, और उनसे जानते हैं कि लाहौर में आज का मौसम कैसा है। और मुख्तलिफ शहरों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर बूंदाबांदी हो रही है, बारिशें हो रही हैं। तो तारिक खान, लाहौर का मौसम कैसा है? बूंदाबांदी चल रही है या प्रॉपर बारिश हो रही है? जी, लाहौर का मौसम अगर देखें तो रात से बहुत खुश है, रात को बूंदाबांदी हुई है, कुछ काफ़ी इलाकों में कुछ बारिश तेज़ भी हुई है, उसके साथ साथ आज हवाएं चल रही हैं और रात के बाद आज मौसम जो है सुबह के वक्त में काफ़ी बेहतर है, और ठंडी ठंडी हवा इस वक्त भी चल रही है, और सूरज जो है वो भी पूरे आबो ताब है, लेकिन मौसम जो है अभी खुशगवार है, और महकमा मौसमियात के मुताबिक एक आध बारिश मज़ीद हो सकती है, और इस अचानक गर्मी और सर्दी के मौसम में अभी कुछ दिन बाद ही मौसम। तारिक खान, मुझे लग रहा है आपने ज्यादा एंजॉय नहीं किया है मौसम को। एंजॉय इसलिए नहीं किया कि रात में सोया हुआ था, और जी तो दिन के वक्त में एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त हम आए हैं तो इस वक्त हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो इस वक्त तमाम ही एंजॉय कर रहे हैं, खास तौर पे जो पैदल सफ़र करते हैं साइकिल या मोटरसाइकिल पे, क्योंकि गाड़ी में तो हवा नहीं लगती, लेकिन ये मौसम पैदल सफ़र करने वालों के लिए बड़ा खूबसूरत है। और इस वक्त तो इसके साथ हम दूसरी एक्टिविटीज़ देखें तो पीपल्स पार्टी के कमरुज़मान कायरा जो हैं वो लाहौर में मौजूद हैं, एक सेमिनार है जहाँ से वो खिताब करेंगे, और इसके अलावा जो है मुकला का जो डिस्ट्रिक्ट बार लाहौर में जो है वहाँ आज कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उनकी हड़ताल जारी है, कुछ पुलिस के हवाले से उनको शिकायत हैं, जिसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो साइलिन है उनका दाखिला जो है वो बंद कर दिया है, और किसी किस्म को जो साइल हैं उनको अंदर आने दिया, और वो कह रहे हैं कि पुलिस से जो उनके मामलात हैं उनको सेटल होने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ
मजहबी जमात की जानिब से वो भी जारी है और उसकी वजह से भी लोगों को बहुत शदीद परेशानी का सामना है। और कल की डेडलाइन है उन सियासी जमात की जानिब से, अगर उनके मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो वो कल जो है वो मुल्क भर में इसको अपने एहतजाज को जो है मौजूद थे। तारिक खान, आपका बहुत शुक्रिया। अब लाहौर की एक्टिविटीज तो उन्होंने बता दी कि क्या होने वाले से, खास तौर पर उन्होंने बताया कि गर्मी भी है, सूरज भी निकला हुआ है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, साथ साथ बूंदाबांदी भी हो रही है। अच्छा है ना? कराची में बिल्कुल आज मौसम अच्छा हुआ है और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से बारिश हो जाए तो थोड़ा मजीद मौसम खुशगवार हो जाएगा। अब पेशावर का रुख करते हैं जहाँ बारिशों के हवाले से बहुत ज्यादा तबाही हुई थी गुज़िश्ता 2 दिनों पहले। तो सबा रानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज अपडेट लेते हैं। सबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज मौसम कैसा है पेशावर में? आज तो मौसम बहुत ही गर्म है। इस वक्त भी अच्छी खासी धूप निकली हुई है, मेरे चेहरे पे धूप पड़ रही है और मुझसे देखा नहीं जा रहा प्रॉपर्ली। लेकिन यह है कि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अगले 1-2 दिन में बारिश के चांसेस तो हैं, लेकिन इस वक्त जो मैं आपको सिचुएशन पेशावर की तो वो ये है कि शदीद धूप है और लेकिन यह है कि थोड़े एक दुक्का बादल जो है वो आसमान पर दिखाई दे रहे हैं। आज के इवेंट्स के हवाले से अगर हम बात कर ले तो आज बड़े ही खास इवेंट पेशावर में रखे गए हैं। सबसे पहले तो 12 बजे आज सीएम पंजाब और मुस्लिम लीग नून के जो मरकजी सदर सदारत मिलने के बाद पहली बार आज पेशावर का दौरा कर रहे हैं और उसके बाद अमीर मुकाम की रहशगाह की जानिब उनका रुख होगा और यहाँ पर अपनी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उनको आज बाकायदा से शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि इलेक्शन का साल है। तो जो मरकजी रहनुमा हैं उनसे मिलेंगे और इलेक्शन के हवाले से बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो पीटीआई के चेयरमैन हैं इमरान खान, वो आज बीआरटी मंसूबे का जो है तो दौरा करेंगे, उसका जायजा लेंगे। इसके अलावा सीएम हाउस जाएंगे और जो पीटीआई कह रही हैं सबा रानी, और सबा रानी कह रही हैं कि सियासी एक्टिविटी जो है शोर से जारी है और अब तो जारी रहेगी। इलेक्शन आने वाले हैं, सब मुतारिक हैं सियासतदान और तमाम मंसूबों के इफ्तिताह भी हो रहे हैं, तमाम जगह पर सेमिनार्स भी हो रहे हैं और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर जलसे भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ गुड थिंग और ये एक्टिविटी अच्छी है क्योंकि अगर जितना ज़्यादा वो एंगेज रखेंगे इतना ज़्यादा उनको वोट्स मिलने के चांसेस हैं। और मौसम के हवाले से सबा कह रही थी कि पेशावर में इक्का दुक्का बादल नजर आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि पेशावर में बहुत सारे बादल नजर आए और पेशावर का मौसम बहुत अच्छा हो जाए। तो बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ एडिटोरियल डिस्कशन करने के लिए हमारे सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद होंगे। तो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब गुड मॉर्निंग आज में अब वक्त हुआ है एडिटोरियल का और इस सेशन में डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया अभी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। ऐसे लिंक में आपने इतना हंसाया ना अभी कि यकीन करें मुझसे वेलकम बैक कहना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मतलब ये कहाँ से लेके आते हैं, ढूंढ के लेके आते हैं? देखिए आप बार बार मुझे एक्यूज करते हैं कि नफीस भाई आप हमेशा ऐसे यानी कि परेशान कौन और तकलीफ दे और दुख दिलाने वाले जो एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो मैं एडिटोरियल डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा साथ दिया जाए। सुबह का टाइम है और आप थोड़ा सा क्या बात भी अच्छा हो जाए। सोशल मीडिया की असल में सोशल मीडिया में तो सुबह जब हम सोशल मीडिया देखते हैं ना तो वो एक अलग ही दुनिया है। और ना सिर्फ सोशल मीडिया का एक तो फायदा ये हो गया कि उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पॉजिटिव अगर लें तो मीडिया कैन चेंज द कोर्स, इंटायर कोर्स किसी भी चीज की। ठीक है, पॉलिटिक्स को देख लें और दूसरे देख लें। अभी हम देख रहे थे हमने डिस्कस भी किया कि एक हुसैन नवाज की तस्वीर जो है बचपन की तस्वीर अपने वालिद के साथ पोस्ट की गई है, उसका दायरा बनाया गया है और उससे कहा गया कि कौन जानता था कि ये बच्चा बड़ हो के अपने वालिद को मुलाजमत तनख्वाह देगा। तो ये इस तरह की पोस्ट जो है वो देख, इससे जाहिर ये होता है कि हमारी कौम बड़ी ज़हीन है बहुत ज़हीन। लेकिन अगर उसका आप नेगेटिव उसमें यूज करेंगे, सरकास्टिकली करेंगे, किसी को मॉक के लिए करेंगे, मजाक उड़ाने के लिए करेंगे, अगर पॉजिटिव में यूज अगर पॉजिटिव और वो पॉजिटिव में भी होती है। लेकिन कहने का ये मतलब है, डिस्कस करने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया से जो है ना हम इट कैन हार्नेस अवर फ्यूचर। तो हमें इसको अगर पॉजिटिव मिले, हमारी कौन इतने अच्छे लतीफ़े आप देख लें, जोक्स देख लें, उस पर तज़िये देख लें कि हम सोच भी नहीं सकते कि एक घर में बैठा शख्स जिसका कोई ताल्लुक भी नहीं है इन चीज़ों से, सियासत से भी, वो ऐसी बात, ऐसी कमेंट, जैसी पोस्ट कर देता है कि अकल हैरान रह जाती है। मतलब इस कौम के पास बड़ा टैलेंट है। तो हमारी तो यही दरख्वास्त है इस पूरी कौम से कि अपने टैलेंट को अगर पॉज कर लें तो बहुत ही अच्छा। लेकिन वैसे सरकाज़म भी एक पॉजिटिव चीज ही है। यहाँ इससे पता चलता है कि आपके अंदर कितनी सलाहियतें हैं और आप कितने ज़हीन हैं। लेकिन उसमें बड़ी एक रिफाइन लाइन होती है, अगर जरा सा इस तरफ चला जाए ना तो वो बड़ा नेगेटिव हो जाता है।
पॉजिटिव में रहे तो बहुत अच्छी बात है। आपकी बात बिल्कुल सही है। वो जो स्लोगन है मुझे क्यों निकाला, उसके ऊपर कितनी पोस्ट शेयर होती है, उसके ऊपर मुझे क्यों निकाला को एक मुहावरा बना दिया गया है सोशल मीडिया के जरिए। तो अब तो जो है नवाज शरीफ साहब ने उसके बाद ये कभी बोला नहीं है कि मुझे क्यों निकाला उन्होंने अपने अल्फाज बोल के वो बहुत हिट हो चुके हैं। बिल्कुल, अब वो जब आते हैं तो लोगों को पता होता है कि उन्होंने क्या कहना है, एडिटोरियल क्या कह रहा है ये बताएं। अच्छा, ये हम डिस्कस कर लेते हैं इन बात और खदशात। खुद नवाज शरीफ साहब ने पहली बार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। हमने देखा दूसरा रोज़ उन्होंने कहा कि जिस तरह ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक शख्स को आप एक पार्टी को आप खुला मैदान दे दें और दूसरे को बंद गली में धकेल दें, और ऐसा ही होता रहा तो फिर ना तो मैं ये इंतखाबात तस्लीम करूँगा और ना मुझे ये शफ़ाफ नज़र आते हैं। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब ने क़ब्ल वक्त ही धांधली का नहीं, उन्होंने तस्लीम ना करने का कह दिया है कि मैं तस्लीम नहीं करूँगा। होता यह है कि इंतखाबात के बाद कहा जाता है कि हम धांधली हुई है, हम इसके रिजल्ट तस्लीम नहीं करते। लेकिन नवाज शरीफ साहब वाहिद लीडर हो गए जो कि नताइज जाने से पहले ही उन्होंने उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। और ये खदशात का इजहार ना सिर्फ नवाज शरीफ की जानिब से बल्कि तजियाकारों की जानिब से भी किया जा रहा है कि जिस तरह देखें ये कहा जा रहा था कि अदलिया आज़ाद है, अदलिया एक बहुत उसमें एक्टिव है, जुडिशल एक्टिव देख रहे हैं। फिर इलेक्शन कमीशन में इस्लाहत हुई हैं, इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी तमाम पार्टियां एकजा हुई हैं और उसमें कहा गया कि इसका भी खुद जुडिशरी इसको मॉनिटर करेगी और इंतखाबात जो हैं बड़े शफाफ होंगे। लेकिन अब जो हालात बढ़ते होते जा रहे हैं और लग रहा यही है कि खदशात लेकिन इसमें एक शफाफ इंतखाबात एक नुक्ता बिल्कुल बहुत अहम है जो पूरी बात के अंदर नवाज शरीफ साहब को कहीं ये नज़र तो नहीं आ रहा कि 2018 के इंतखाबात जो हैं तो वो नहीं जीतेंगे तो पहले से ही एक बयानिया तरतीब दिया जाए, जिस तरह से वो बयानिया उन्होंने तरतीब दिया कि बेटे से तनख्वाह लेने पे निकाल दिया गया, तो अब वो बयानिया ये पहले से बनाने की कोशिश करें कि भाई इंतखाबात तो अभी से मैनेज किए जा रहे हैं, शफाफ नहीं होंगे। नहीं, वैसे हो सकता है ये बात भी हो, लेकिन जो नून लीग की तरफ हो रहा है ना काम, जैसे आपने देखा बलूचिस्तान गवर्नमेंट में हुआ, इदारिया भी ये कहता है कि अदलिया ने उसका नोटिस क्यों नहीं लिया। सेनेट में इंतखाब सबको पता था, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, खुद जितने भी लीडर थे इमरान खान समेत सारे लोगों को खरीदा गया है, करोड़ों रुपए लगे हैं, लेकिन नोटिस नहीं लिया गया। तो अदारी ये कहता है कि ये चीजें देख रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं सुबह अभी जो इन्होंने पंजाब सूबा महाज बना दिया, 10 अरकान असेंबली एक ही दिन में फारिग हो गए। ये देखें ना आप, बिल्कुल भावलपुर से आवाजें उठने लगी हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं जी हमें राइट्स चाहिए, हमें अपनी अलग शनाख्त चाहिए। अचानक से बिल्कुल इलेक्शन के करीब शाह साहब के हमारे प्रोग्राम में थे, मुनीर जहांगीर के, तो उन्होंने कहा कि ये जो सिर्फ बहाना होता है, ये उनको एक नारा चाहिए था जो उन्होंने लगाया है। और खुद नवाज शरीफ साहब को नून लीग के हल्के भी यही कह रहे हैं कि भाई इनकी तो हम नून लीगी थे ही नहीं, हमारे थे ही नहीं, चले गए। लेकिन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सभा कि इन टर्न्स कोर्ट को जो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि नजरियाती सियासतदान कभी चौधरी निसार की देखें, मैं तारीफ करूंगा, अभी चाहे अभी उनके बारे में कह रहे हैं कि पीटीआई की तरफ, लेकिन उन्होंने के हालात में अपनी ही पार्टी को एक्यूज भी किया, अपनी पार्टी के क्रिटिक्स बने रहे, लेकिन पार्टी कभी पार्टी से नहीं छोड़ी। अच्छा, चौधरी निसार के हवाले से जो है मुझे एक और खबर याद आई कि आपने देखा कि क्या इंकशाफात किए हैं तहमीना साहिबा के साबिक सेक्रेटरी ने कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो चाहते नहीं है कि मरियम नवाज जो है वो फ्रंट पे आए। देखें, इस किस्म के क्या कहते हैं इंकशाफात और इस किस्म की थ्योरीज जो हैं वो इंतखाबात से कबल दे स्प्राउट। तो ये तो होता है। अब इंतखाबात के हवाले कितनी हकीकत है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन रमेश कुमार साहब ने जो ये बात कर दी है ना कि चौधरी वो जाएंगे, उन्होंने तो दावा कर दिया हमारे प्रोग्राम में, राना ये भी आवाजें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ के ही नैरेटिव के ऊपर चौधरी निसार साहब भी काम कर रहे हैं। देखिए, चौधरी निसार और शहबाज शरीफ की जो दोस्ती है ना, या जो उनका जिसे कहते हैं केमिस्ट्री मिलती है, नवाज शरीफ साहब से नहीं मिलती, लेकिन चौधरी निसार और शहबाज शरीफ साहब ने पूरी कोशिश की है कि नवाज शरीफ साहब ने जो डैमेज किया है उसको रिपेयर कर लें। उसके हवाले से उन्होंने देखा कि आर्मी चीफ से ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि आर्मी चीफ की उन्होंने तारीफ भी की, उनके बारे में बात की, जिसको इमरान खान साहब ने उसको जो है ना पॉलिटिकली इसको बहुत खेलने की कोशिश की और बड़ा नेगेटिव लिया, क्योंकि मैं नहीं समझता इनको जो है वो
आर्मी चीफ का स्पोक्समैन होना चाहिए, क्योंकि आर्मी चीफ या अगर उनकी बात सुनते हैं या शहबाज शरीफ अपने क्या मैसेज कन्वे करते हैं, उन दोनों के दरमियान मामला है, इस तरह तीसरे फरीक को देनी चाहिए। मैं रमेश कुमार साहब की बात कर रहा था, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया राना मुबश्शिर साहब के प्रोग्राम में कि 39 जो है नून लीग के MNAs जो हैं या जो उहदेदारान हैं वो अप्रैल के महीने में छोड़ जाएंगे और 14 तारीख को एक बड़ी खबर सुनेंगे आप, काफी लोग चले जाएंगे। तो वो ये उन्होंने खास साथ में ये नून लीग में फिर बचेगा कौन? मैं तो ये सोच रही हूँ अगर सारे इस तरीके से करके छोड़ के चले जाएंगे तो फिर हमें कुछ समझती है, हमने तो आपको पहले कहा था कि 60% चले जाएंगे। बिल्कुल यू वर राइट। और उस टाइम पे मैं बल्कि हैरान भी थी कि नफीस साहब आप ये कैसे कह रहे हैं, क्योंकि इतनी पार्टी है पहले लीग के बावजूद ये बात नहीं, ये खबरें आ रही थी तो और ये बड़ी बावसूख जराए से आ रही थी कि नून लीग जो है इस वक्त उसका हाल देखें ना, वो जो बात कह रहे हैं रमेश साहब कि वो पीपल्स पार्टी से भी छोटी हो जाएगी और बलूचिस्तान और सिंध से नून लीग का कोई भी जो अहदेदार जो है उनके साथ नहीं खड़ा होगा, सब जो है खैरबाद किए जाएंगे। तो ये एक बड़ी है। अब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब वो बयानिए की जो है ना वो बिल्कुल उसके लिए एकदम बात हो रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान से आ सकता है। नहीं, उनको एक और भी मौका मिल गया। देखिए पहले तो था ना कि अनकोर्स क्या तौजीह पेश करेंगे, क्या वजह, अब बताते हैं यार हम बयानिए से मुत्तफिक नहीं है, हम नहीं चाहते कि अदलिया, अब उनका एक जो उनका फेस सेविंग भी हो गई कि यार अदलिया के लिए खड़े यार खड़े, जमहूरियत के लिए खड़े, कितने अच्छे लोग हैं, लेकिन ये नहीं पता कि 5 साल उनके साथ रहे, उस वक्त कुछ नहीं था। मसला ये भी तो है कि खराबियां तो है ना, पिछला 5 साल दौरे हुकूमत देखें या उससे पिछला 5 साल दौरे हुकूमत देखें, जमहूरियत अभी परवान चढ़ रही है, जमहूरी हमारे निज़ाम राइज है, वो बिल्कुल असल हालत में तो नाफिज नहीं है। तो ऐसे सूरत हाल के अंदर जो लोग फ्रेगमेंटेशन, तो उनकी बात भी बिल्कुल सही नजर आती है। देखिए अवैस, एक बात जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, इनके अंदर जो गैर मरई नकब जनी होती है ना कुव्वतों की, वो नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं और होनी चाहिए। यही वजह है कि इस इंतखाबात में कहा जा रहा है कि ये इंजीनियर्ड इंतखाबात होने जा रहे हैं। शफाफियत की तरफ देखें, कितनी मेहनत की हमने, 5 साल इमरान खान ने चाहे कितने भी काम किया, उन्होंने इस्लाहात की बात बहुत की है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उसके बावजूद जब तमाम एक पूरी गवर्नमेंट उस नैरेटिव में निकाल दी गई, उस मौक़िफ़ पे निकाल दी गई, ठीक है, नवाज शरीफ को इतनी मुश्किलात हैं इस कैंपेन की बदौलत है, उसके बाद अगर इंतखाबात इंजीनियर्ड होते हैं और दूसरी फोर्सेस का हाथ उसमें होता है, खुद खुर्शीद शाह साहब ने देखें, पीपल्स पार्टी अलग उस पे लेकिन इस मामले पे दोनों सेम है। उन्होंने भी ये कह दिया है कि अगर अदलिया जो है वो अपनी राय मुसल्लत करेगी तो इलेक्शन कमीशन आजाद नहीं रहेगा, और हमें चाहिए है कि आजाद इलेक्शन कमीशन। इस दफा यही कहा जा रहा है कि जो आने वाले इंतखाबात होंगे उसमें इलेक्शन कमीशन ही पावरफुल होगा। इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक। तो जनाब बात हो रही है एडिटोरियल की, नफीस भाई हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अभी यहाँ पे सियासत से मुताल्लिक एक खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो इख्तलाफ दर इख्तलाफ की भेंट चढ़ गई है और अब तकरीबन मोहल्ला कौमी मूवमेंट बन गई है सबा। बहादुराबाद ग्रुप ने फारूक सत्तार को एक बार फिर वापस आने की पेशकश भी की है, फूल सिद्दीकी ने उन्हें डेडलाइन भी दी है। इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए पहले वो देखते हैं। कुछ भी हो जाए वोट पतंग का, सब पे पतंग को ही लगेंगे। कराची के लोग निकलेंगे तो बैलेट पेपर पे सिर्फ और सिर्फ पतंग को ढूंढेंगे। हम सब पार्टी के कारकुन हैं और सिर्फ पार्टी की बात करेंगे। वोट तो MQM का होगा, मगर कौन सी वाली, या PIP? ख्वाजा इजहार ने तो अपना अज़्म बता दिया, मगर अवाम तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि पतंग कौन उड़ाएगा। कशमकश खत्म करने के लिए बहादुराबाद ग्रुप ने भी रूठे सत्तार को पतंग की लास्ट वार्निंग दे दी। 15-16 अप्रैल तक फारूक भाई समेत 16 और 17 अप्रैल से के बाद जो भी आना चाहेगा उसके लिए तंजीम के दरवाजे खुले हैं। भाई तो ज्यादा ही बुरा मान बैठे हैं, वो माजी भूलते ही नहीं। खालिद मकबूल भाई और मैंने ये तय कर लिया कि हाँ, आप अपनी राब्ता कमेटी से इख्तियार लें, मैं अपनी राब्ता कमेटी से इख्तियार लूँ। खालिद भाई ने आमन्ना सदकना मेरी इस बात को मान ली। अगले दिन बैठ के हमें उसकी शक्ल को तय करना था, लेकिन अगले दिन वो एक और डिप्टी कमिश्नर के साथ ले आए। इख्तलाफात के बावजूद MQM रहनुमा इलेक्शन में अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, मगर वोटर सोच में है कि वोट कौन सी MQM को दिया जाए। तो जनाब बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये पतंग कौन उड़ाएगा और कौन सी वाली राब्ता कमेटी जो है वो एक्टिव होगी और कौन सी वाली
सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सर, एमक्यूएम के जो मामलात हैं ये तो मजीद पेचीदा होते जा रहे हैं। अब डेडलाइन भी सामने आ गई है 15 और 16 तक की। देखिए, डेडलाइन आदमी उस वक्त देता है जब वो समझता है कि उसकी कुव्वत में इजाफा हो गया है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हों या डॉक्टर फारूक सत्तार हों, दोनों इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे कि दोनों ही कमजोर हो रहे हैं और ये पतंग में दोनों लगे रहेंगे और पतंग कट जाएगी और फिर बाद में दोनों ही इसका गम मनाएंगे और एक दूसरे पे इल्जामात लगाएंगे। इस वक्त ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत सी पतंगें कटी हैं अपने अपने तई, लेकिन जिस अंदाज में ये लोग लड़ रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग लड़ रहे हैं, जो अना के मसले मसाइल हैं, वो तो बिल्कुल सास बहू वाला झगड़ा लग रहा है। सर लेकिन सर इस झगड़े का फायदा किसको होगा? पीएसपी भी क्लेम कर रही है, पीटीआई भी क्लेम कर रही है, पीपल्स पार्टी भी क्लेम कर रही है। देखिए, फायदा किसी को भी हो, नुकसान एमक्यूएम का होगा और यही मेरा ख्याल है कि बदकिस्मती ये है कि इन सारे लोगों ने जिन्होंने 30-32 साल एमक्यूएम में रहे हैं, सियासत के उतार चढ़ाव देखे हैं, वो जितनी बचकाना सियासत इस वक्त कर रहे हैं और जिस अंदाज में सियासत कर रहे हैं, वो अपने वोटर को अपने से दूर करते चले जा रहे हैं। और ऐसा नहीं हो कि जिस स्टेज पर आके वो मुत्तहिद होने की कोशिश करें या मुत्तहिद हो जाएं, उस स्टेज पे वोटर ने अपना जहन बना लिया हो किसी और जमात के लिए। तो मेरा ख्याल है दोनों ही इस वक्त गलती कर रहे हैं और खासतौर पे में आके एक दूसरे के हवाले से भाई भी करते हैं और फिर अपनी नाराजगी का लेकिन सर फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि मैं तो लानत भेजता हूं ऐसी कायदत पर जो मशरूत हो। दूसरी बात ये कि वो ये भी कहते हैं कि जो 2/3 अक्सरियत है राब्ता कमेटी की, वो किसी और के पास है, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि 2/3 अक्सरियत आखिर है किसके पास? वो कौन सी गैर मरई कुव्वत है जो चला रही है दोनों को? भेजें या एमक्यूएम राब्ता कमेटी ये कहे कि जी राब्ता कमेटी हम तहसील नहीं कर सकते, दोनों ही नजर ये आता है कि दोनों ही अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। दोनों बात करते हैं कुर्सी छोड़ने की, दोनों बात करते हैं आप तहलील करने को तैयार हैं, या दूसरे कहते हैं कि हम तहलील नहीं कर सकते। देखिए, इख्तिलाफात होते हैं तो आपको बहुत सी चीजें अपनी अना को साइड में रखना पड़ता है, अपने पार्टी मफादात को आगे रखना पड़ता है। दोनों के अंदर मुझे नहीं नजर आ रहा कि उनके नजदीक पार्टी मफादात अहमियत रखते हैं। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि दोनों पार्टीज की जानिब से कंफ्यूजन है और दोनों पार्टीज की जानिब से अभी तक क्लियर भी नहीं हो रहा है कि इस पार्टी का बनेगा क्या, क्योंकि अभी रिसेंटली फारूक सत्तार ने कहा है कि अब इस बात पे हम मुत्तफिक हो गए हैं कि वो अपनी राब्ता कमेटी से इख्तियारात लें और वहां से बातचीत हल करें और मैं अपनी राब्ता कमेटी से। तो सर इनका वोटर किधर जाएगा? कौन सी वाली पतंग होगी और किस तरीके से इनके वोटर को समझ आएगा कि अब करना क्या है? देखिए, वोटर दो तरीके से रद्द अमल का इजहार कर सकता है। एक तो ये कि वो घर बैठ जाएगा और जो भी उसके बाद इलेक्शन जीतता है, जिसके पास वोट होंगे वो पार्टी जीत जाएगी इलेक्शन। वो रद्द अमल इस तरह का कर सकता है कि वो कुछ वोटर पीएसपी के साथ चला जाए, कुछ वोटर जमात इस्लामी में चला जाए, लेकिन सर बड़े कॉन्फिडेंट है इस मामले पे कि नहीं जी मैं सरबराह हूं और वोट्स मुझे ही मिलने हैं और ये पार्टी मेरी ही है और मैं ही राब्ता कमेटी को आगे लेके चलूंगा। वो भी सरबराह रहेंगे, राब्ता कमेटी भी मौजूद रहेगी, एमक्यूएम जो इलेक्शन के अंदर फारिग हो जाएगी, क्योंकि वो फिर अपनी राब्ता कमेटी के जरिए पार्टी को चलाते रहेंगे, डॉक्टर फारूक सत्तार अपने तई पार्टी को चलाते रहेंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहां कंफ्यूजन ये रहनुमा फैला दें अपनी पार्टी के अंदर, अपने अरकान के अंदर, अपने वोटर के अंदर, उसके बाद मेरा ख्याल है ऑलरेडी इन्होंने बहुत तासीर कर दी है अपने इख्तिलाफात खत्म करने में। और मेरा ख्याल है अब ज्यादा वक्त नहीं है वोटर के पास कि वोटर ये फैसला करे कि उसको किसके साथ जाना है। अच्छा मज़हर साहब ये बताइएगा, आप इंजीनियरिंग के हवाले से फारूक सत्तार साहब कई मरतबा बात कर चुके हैं और सेनेट इलेक्शन के अंदर भी हमने देखा कि वो कहते रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा झुकाव है, बहादुराबाद जो ग्रुप है उनका, हमारा झुकाव नहीं है, इस वजह से शायद हमें सेनेट
अंदर भी नाकामी का सामना करना पड़ा। तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से आप क्या समझते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है? पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हमेशा रही है, हमेशा ही किंग्स पार्टी बनती रही हैं, हमेशा ही ये चीजें होती रही हैं, लेकिन आप अपनी कमजोरियों को और ज्यादा उजागर करते हैं तो किंग्स मजीद मजबूत हो जाता है। ये अपनी पे पर्दा डालने वाली बातें हैं जब एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। दोनों किंग्स के पास जाते हैं और दोनों ही अपने मामला तय कराने के लिए उनसे दरखास्त करते हैं। तो क्योंकि अपने बलबूते पे वो खड़े रहना आप नहीं चाहते और वो समझते हैं कि वो अपने बलबूते पे खड़े नहीं रह पाते, लिहाजा वो कोशिश ये करते हैं कि किसी का वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो जनाब, अगर आपको न्यूज़ से, इंफॉर्मेशन से, एंटरटेनमेंट से और मुख्तलिफ किस्म की साइंटिफिक चीज़ों से प्यार है तो एक अच्छा सेलफोन आपकी ज़िंदगी में एक अहम कर सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सेलफोन में हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर तो मिल जाता है, लेकिन वो तमाम फीचर्स नहीं मिल पाते हैं जो हमें चाहिए होते हैं और कभी कभी हम बहुत इरिटेट हो रहे होते हैं। लेकिन एक फ़ोन ऐसा आ गया है जिसमें आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें मिल सकती हैं। और वो बिल्कुल सैमसंग आया है S9 और S9 प्लस। उसके अंदर बहुत सारे अच्छे और एक्साइटिंग फीचर्स हैं और मेरा ख्याल है वो आपकी ज़रूरत है। और इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ हेड ऑफ सैमसंग मोबाइल पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान मिस्टर उमर गुमन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। नुमान नज़ीर साहब मौजूद हैं, रिटेल मैनेजर हैं, आपका भी प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। S9 और S9 प्लस लॉन्च हो गया है पाकिस्तान के अंदर, क्या नए फीचर्स हैं और क्या चीज़ें हैं, क्या एक्साइटिंग इसमें फीचर्स? लिस्ट बहुत लंबी है। आप के पास टाइम कितना है? पहले मुझे 15 मिनट्स या 10 मिनट्स या 5 मिनट्स इफ यू। सर, हम फीचर्स जानना चाहते हैं। ठीक है। S9 प्लस में पहली बात तो ये कि हम ये कहते हैं कि कैमरा री इमेजिन, सो वी बिल्ड द कैमरा एंड वी मेड द कैमरा एंड बिल्ड द फोन अराउंड इट। अब इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि किसी और जस्ट नहीं करते। पहली बात तो ये कि आपने आइरिस स्कैनिंग और फेशियल रिकग्निशन का नाम सुना होगा। व्हाट वी हैव डन इज वी जस्ट कंबाइंड देम टू, ताकि फ़ोन अनलॉकिंग और भी आसान हो जाए एंड इट इज़ मोर कन्वीनियंट। सेकेंडली, हमने इसके अंदर एक फीचर इंट्रोड्यूस किया है सुपर स्लोमो का। अच्छा, सुपर स्लोमो ये है कि 960 फ्रेम्स पर सेकेंड, सो 0.2 सेकेंड्स को 6 सेकेंड पे स्ट्रेच कर देता है। स्लोमो आप सोचते होंगे कि और भी फ़ोन्स पे मौजूद है। इसमें स्लोमो की जो कैपेबिलिटी ये है कि आप एक मूविंग वीडियो बन रही है और आपने एक स्पॉट कह दिया कि इस एरिया में जब मूवमेंट होगी उसका सिर्फ आपने स्लोमो बनाना है। अदरवाइज आप रेगुलर फोन्स के बना देते हैं स्लोमो तो वो आपको 15-20 सेकंड या 1 मिनट तक आपको वो शॉट नहीं मिलता विच यू एक्चुअली आर लुकिंग फॉर। राइट। सो फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने कहा जब तक ये बैट और बॉल टच करेंगे उस वक्त का वो आपने उस स्पॉट को क्लिक करना, तो 0.2 सेकंड में जब उसको देखेगा सो उससे पहले और बाद में तेज आ रहा होगा, एकदम स्पीड स्लो हो जाएगा, फिर एकदम स्पीड में आ जाएगा और उसके पीछे एक ऑटोमेटिक एक म्यूजिक ऑलरेडी उसके साथ अटैच्ड है। सो दिस इज एंड दिस कैन बी रन इन लूप्स। आप इसको रिवर्स पे भी चला सकते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ से पूल में जंप मार दिया, पूल में से वापस आ रहे हैं स्लो मो फॉर्म में, सो इट बिकम्स अ मैजिक। आप ये बता रहे हैं 960 फ्रेम पर सेकंड, इट इज ह्यूज। तो इसकी क्वालिटी तो फिर बहुत ही ज्यादा HD होगी, हाई डेफिनेशन बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी। सर, ये ड्यूल अपर्चर क्या है? ड्यूल अपर्चर का ये है कि देखिए आप ह्यूमन आई अगर देखें, अगर आप बहुत ज्यादा आंख की पुतली छोटी हो जाती है और कम लाइट जाए ताकि आप उसमें, जब आप अंधेरे में होते हैं आंख की पुतली खुल जाती है, तो उसमें होता है ताकि आपकी ज्यादा लाइट आए और आप यू आर एबल टू। सो we got inspiration from the nature और हमने actually we made this phone go beyond the limits of human eye. So अगर आप कोई चीज जो आपकी human eye से रात को नजर नहीं आ रही है ये कैमरा कैप्चर कर सकता है। So it's very यानी आमतौर पर देखा ही जाता है कि रात के वक्त में हम जब सेल्फीज लेते हैं या फोटोज लेते हैं तो अंडर एक्सपोज होती हैं वो तस्वीरें, लाइटिंग कंडीशन है, उस वजह से शायद हमारी तस्वीर भी डार्क हो जाती है। वो ये भी कह रहे हैं तो ये फोन अगर नहीं आ रही तो ये सर्च कर सकता है ये फोन हम जब इस्तेमाल करेंगे, ये फोन जब हम इस्तेमाल करेंगे तो रात के वक्त या अंधेरे के अंदर भी अगर हम फोटो लेंगे तो वो फोटो ब्राइट आएगा। सेमी अंधेरा में, ये नहीं कह रहा बिल्कुल डार्क नहीं, थोड़ी कहीं से लाइट आ रही हो, सो जस्ट थोड़ा बहुत लाइट हो तो ह्यूमन आई से बेहतर इसकी, ह्यूमन आई से बेहतर जनरल कैमरा ह्यूमन आई को नहीं पहुंच सकता। अच्छा सर, ये AR इमोजी बड़ी मजेदार चीज है, मैं आपको यहाँ पे इसकी डेमोंस्ट्रेशन दे सकता हूँ। श्योर, वी वांट टू सी दैट। ओके, AR इमोजी ये कि जनरली होता है हम आपको एक्सप्रेस करते थे थ्रू स्माइलीज और
डिफरेंट किसी भी चीज़ें लगा के कोई फेस डिफरेंट, लेकिन हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा मूवमेंट लेके आई जाए, इसमें पर्सनल टच लेके आया जाए। तो इसके अंदर एक जो AR इमोजी है वो ऐसे है कि मैं आई टेक माई ओन फोटोग्राफ एंड आई कैन मेक माई ओन इमोजी, आई कैन स्टाइल, इट्स लाइक एन avatar, इट्स एन avatar। प्लीज इसका डेमो देखना चाहिए। इसका डेमो आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर देन यू कैन सेंड दीस वीडियोस ऑन फेसबुक, ट्विटर, एनीवेयर। ओके फाइन। और उसके बाद स्मॉल मैसेजेस वगैरह बना, फॉर एग्जांपल इज द कैमरा कैप्चरिंग इट, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक योर्स एज वेल। श्योर, व्हाई नॉट। चलें, सो मैं यहाँ पे आया और मैंने इसके बाद जी, अच्छा वैसे बड़ा एक्साइटिंग फीचर मुझे लग रहा है। बिल्कुल, अब देखते हैं कि कैसा होने वाला है। हाँ। अच्छा, अगर कैमरा कैन कैप्चर इट, पहली बात। तो जनाब ये ओवेस की पिक्चर जो है इस वक्त आप ये हमने इनकी पिक्चर ले ली है, पिक्चर ले ली है, हम इनका एक AR इमोजी की तरफ जा रहे हैं और ये AR इमोजी की तरफ जा रहे हैं। सो इट इज नाउ रीडिंग इट, फाइन, and I'm gonna see it. Oh! अच्छा, अब ये इनके इमोजी बन के, अब मैं कर चाहता हूँ कि इनका हेयर स्टाइल चेंज करते हैं। Fine. सो प्लीज डोंट माइंड इट। ये आपके बाल अब बढ़ते जा रहे हैं, दूसरा वाला हेयर स्टाइल। अच्छा, मैंने सोचा आपकी ग्लासेस पहना देते हैं आपको। हाँ। जो ग्लासेस आपने पहनी है उससे मिलती जुलती पहनाएं। मेरे ख्याल से थोड़ा सिमिलर हो गई थोड़ी सी। अच्छा, उसके बाद आपका हेयर स्टाइल भी हमने कर दिया। चलें आपकी ड्रेसिंग चेंज कर देते हैं। श्योर। शॉर्ट्स पसंद नहीं आपको बताएं। ये कपड़े कैसे लग रहे हैं आपके? I do wear shorts. ये कपड़े कैसे लग रहे हैं आपके? अच्छा, ये हमने आपके कपड़े it's fine. यानी हेयर स्टाइल चेंज हो जाएगा, स्पेक्टिकल्स चेंज हो जाएंगे और आपके वार्डरोब भी चेंज हो जाएगा, एंड स्किन टोन कलर्स भी चेंज हो जाएंगे। सो यू कैन मेक योर afro स्टाइल, यू कैन हैव। तो पाकिस्तान में तो सबने व्हाइट ही करना है, फिक्र ना करें। अच्छा, इसमें वीडियोस भी बन सकती हैं इस एवेटर जी जी। अब हम एक काम करते हैं, मैंने ये सिलेक्ट किया और मैंने इसको आपको एक्सेप्ट कर लिया। अब आप एक काम करते हैं कि वंस इट्स डन, नाउ that's where we have your emoji। ठीक है जी। एक सेकेंड, ओके, हम यहाँ चले गए। So this is you। Oh God। अब हम आप ये डिफरेंट, ये ऑटोमेटेड है सारी। Right। अच्छा, we can record you video message of yours which can be sent on internet as well। So ये तो short customized, you know, already templates मौजूद हैं इसके। Fine। Then you can record कि आज का morning show है, तो आप you can make your own videos later on, उसको आप लिंक करके सारा कुछ चला सकते हैं। अच्छा उमर भाई, आमतौर पे हम देखते हैं कि फिल्टर्स वगैरह लोग यूज कर रहे होते हैं। अब फिल्टर्स इतने ज्यादा यूज कर लिए हैं लोगों ने कि लोग उससे बोर हो गए, दिल भर गया है बिल्कुल बोर हो गए। अब ये मेरे ख्याल से एक नई एक्साइटिंग चीज है, या फिर इस तरह की कोई पॉजिटिव क्रिएटिविटी हो। पॉजिटिव क्रिएटिविटी हो गई, और दूसरे हम प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जाएं। फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको बाज़ औक़ात लोकेशन पता नहीं चलती, तो हम लाइव लोकेशन डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू अ बिक्सबी AI प्रोग्राम इसके अंदर। कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे मैंने पूरी मार्केट में खड़ा हूँ, और दूसरा नजर है कि आपका ऑफिस कहाँ है, डिफरेंट। सो ऑलरेडी इसके अंदर लोकेशंस मार्क्स आने शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, जस्ट लाइक जैसे मूवीज में होता है वैसे। सो वो भी एक फीचर है, लेकिन जो बहुत which always amazes me the most is कि translation, live translation of a text। अच्छा, I can give you a demonstration। बिल्कुल बिल्कुल। We want to see that। So business recorder newspaper, business recorder का भी कर सकते हैं। जी, जी। और हम लोग ये करते हैं कि यार फोन तो मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। मुझे भी बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, बस मैंने भी जाके ना इसके अंदर आ गए हैं, ऑडियो है, डुअल अपर्चर है, इसको थोड़ी सी आप अगर आप ये पकड़िए, ये नजर आ रहा है, थोड़ा सा और इधर कर लीजिए। So it's a business recorder newspaper। अगर थोड़ा सा हिले ना तो बेहतर है। यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा सा मसला आ रहा है अभी, तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था। लेट मी जस्ट
मतलब यू आर ट्राइंग टू से कि ये इसको ट्रांसलेट उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा। ये देखें, ओके, कारोबार रिकॉर्डर, रियली नाइस, रियली नाइस, रियली नाइस। रियल टाइम ट्रांसलेशन हो रही है इंग्लिश टू उर्दू। अच्छा, अब इसके बाद कैन यू होल्ड दिस फॉर अ व्हाइल, अगर आप उधर चले जाए। जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान में एक मैसेज भी आपको देते हैं कि पाकिस्तान डॉलर प्राइस ऊपर जा रही है। सैमसंग हैज रिड्यूस्ड द प्राइसेस ड्रास्टिकली जस्ट टू गिव अ गिफ्ट टू आवर एंड कंज्यूमर्स। सो लिखा हुआ है जैसे अमेजिंग प्राइसेस, राइट, हैरत अंगेज नई कीमतें फोन के अंदर नजर आ रहा है आपको? ओके, हैरत अंगेज नई कीमतें। और अगर उसको कैमरा को पैन करें और आपको पता चलेगा कि पीछे क्या लिखा हुआ है? यस, अमेजिंग न्यू प्राइसेस, अमेजिंग न्यू प्राइसेस। सही। अब आप दुनिया में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जापानीज, चाइनीज, कहीं भी लिखा हुआ है, आप उसको अंग्रेजी में ट्रांसफर कर लें, ट्रांसलेट कर लें या उर्दू में कर लीजिए। राइट, दिस इज गोइंग टू बी यू द वर्ल्ड, दिस इज समथिंग रेवोल्यूशनरी मेरा ख्याल से, क्योंकि आप ट्रैवल अगर कर रहे हैं, आपको मोस्टली ये कम्युनिकेशन के अंदर मसला होता है कि आप किससे कैसे बात करें, और जो साइंस होते हैं, रोड के साइंस होते हैं, हर जगह के मुख्तलिफ होते हैं लैंग्वेजेस के हवाले से। तो अगर हम इस तरह का फोन यूज करें तो वो हमें रियल टाइम ट्रांसलेशन कर देगा जिस लैंग्वेज में हम चाहेंगे। जी। तो सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि यूजुअली सोचते हैं कि अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं कि आपको फ्रेंच नहीं आती है, आपको कोई और ज़बान नहीं आती है, तो आप इसके थ्रू उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड थिंग, ये बहुत जबरदस्त। कितनी लैंग्वेजेस को ये ट्रांसलेट कर सकता है? 40-50 प्लस, मोर देन 40। आपकी जो मेजर लैंग्वेजेस हैं वो आपकी उर्दू में ट्रांसलेट। मैं वो बताता हूँ कि अभी पिछले दिनों में कि उर्दू में एक शेर था, इंग्लिश में एक शेर था, उसको हमने दरी लैंग्वेज में, उसको पर्शियन के अंदर हमने ट्रांसलेट किया। और वन ऑफ माय सिंस आई लुक्ड आफ्टर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एज वेल, सो आप अफगानिस्तान का सेल्स हेड यहाँ पे आया हुआ था, उसने कहा, एंड ही वाज सेइंग दिस इज 90-95% करेक्ट ट्रांसलेशन, और ऑल्दो कि वो फिलोसॉफिकल ट्रांसलेशन होनी चाहिए, वो शेर था कोई लिखा हुआ, देयर वाज कोट, लिटरल ट्रांसलेशन होगी, ऑलमोस्ट लिटरल ट्रांसलेशन हो जाती है। सो ये इसमें फीचर्स के जो फीचर्स हैं। अच्छा, स्मार्टफोन ये मास्टर्स को इन फीचर्स का नहीं पता चला, क्योंकि द कैंपेन इज टॉकिंग अबाउट द कैमरा रीइमेजिन, सो थ्रू योर चैनल एंड अदर्स एज वेल, सो वी वुड लाइक टू टेल पीपल कि ये कितने अमेजिंग फीचर्स मौजूद हैं। एक फीचर और मैं आपको बता दूं, अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग फिल्म्स एंड वीडियोस एंड ड्रामास ऑन देयर ओन फोन्स। अब उसमें इसमें एक डोल्बी एटमॉस स्पीकर्स हैं व्हिच आर ऑन बोथ साइड्स। कैमरा में फोन में जनरली होता है एक जगह स्पीकर, इसमें दो जगह स्पीकर होता है, दोनों तरफ स्पीकर्स हैं। सो व्हेन यू आर लिसनिंग टू इट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब जंगल की आवाज़ आ रही है तो जानवरों की डिफरेंट आवाज़, अगर जहाज दूर से आ रहा है करीब आ रहा है तो उसकी करीब से दूर आने की आवाज़। सो इट इज गिविंग यू अ सिनेमैटिक इफेक्ट, सो व्हेन यू आर वाचिंग योर ओन थिंग ऑन योर फोन, यू आर एंजॉयिंग द राइट, यानी साउंड क्वालिटी बिल्कुल सिनेमैटिक होगी और इसमें स्टीरियो साउंड होगा कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप उस जगह मौजूद हैं, एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। सही सर, ज़बरदस्त किस्म के आप इसके फीचर्स के हवाले से बता रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक हमने फीडबैक की बात की कि आप कह रहे हैं बड़ा डिसेंट और ज़बरदस्त सा फीडबैक है, वहीं पर इस फ़ोन को इंटरनेशनली जब आप यूज़ करेंगे तो सबसे जो इसकी अच्छी बात मुझे लगी है वो ये ट्रांसलेशन वाली लगी है कि इस फ़ोन के थ्रू आपका ओवरऑल मसला ही हल हो गया कि आप किधर जाएंगे, क्या करेंगे, तो आप जो है वो उस हवाले से इसको यूज़ कर सकते हैं। सर, ये स्मार्टफोन बाकी चीज़ों के लिए किस तरह से और यूज़फुल है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, उसके हवाले से भी बताएं। देखिए, एक चीज़ इसमें डुअल सिम है, बेसिकली आप दो सिम्स इसमें डालें, उसके बाद आप देखें इसमें 2 फेसबुक चला सकते हैं, 2 व्हाट्सएप चला सकते हैं, 2 स्काइप, you can have 2 IDs, and you can personal and official, you can have 2 WhatsApp। इस तरह होता था कि हम सिर्फ एक फेसबुक आईडी यूज कर सकते थे एक फोन के अंदर, तो अब हम 2 फेसबुक आईडी बैक वक्त इस फोन में यूज कर सकते हैं। और इसमें 2 व्हाट्सएप्स हैं। मैंने फॉर एग्जांपल सैमसंग 1.5 साल पहले ज्वाइन किया और मैं 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। सैमसंग gave me a new number, so I'm using
or WhatsApp for my office, and I'm using WhatsApp for my friends. So it's not that I have to tell कि जी अब मेरा number change हो गया. So I'm keeping that as well, and I'm keeping. और आपको दो फोन रखने की भी जरूरत नहीं, उससे जनरेट बात हम दोनों ने एक साथ की होवे, क्योंकि ये जो 2 फोन्स वाला मामला है ना, ये बड़ा पेचीदा हो जाता है कि एक फोन पे आपने चार्ज किया है नहीं किया, एक फोन आप देख रहे हैं नहीं देख रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपका पर्सनल नंबर होता है, एक आपका ऑफिशियल नंबर होता है, तो and plus we can both carry together. आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं आपको डेटा का मसला होता है, तो आपके अगर एक सिम निकाली और उसमें आपने डेटा सिम डाल दी और दूसरे सिम में आपने नंबर किया, दोनों व्हाट्सएप्स भी चल रहे हैं, आपकी लोकल डेटा भी चल रहा है, तो यू डोंट हैव टू बाय स्पेशल डेटा पैकेज सेपरेटली, आपको डिवाइस नहीं लेनी पड़ेगी, एक फोन ही है दैट इज होल योर वर्ल्ड. अच्छा, ये जबरदस्त एक्साइटिंग फोन लग रहा है अभी तक, तो मैं बिल्कुल इसको खरीदने के बारे में सोचूंगा, और सबा तो बिल्कुल सोच चुकी है, बल्कि सबा खरीदेंगे ये फोन जल्द से जल्द. विल ऑफर यू स्पेशल डिस्काउंट. थैंक यू वेरी मच. दैट्स रियली बस अब टाइम रहिएगा. अच्छा उमर साहब, आखिर में ये बताइएगा कि इसका फीडबैक अब तक कैसा रहा और इसकी प्राइसिंग क्या है? जी, इसका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है इस वक्त. In fact, we just reduced the prices as well. We realized कि हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इसकी 91,000 अब प्राइस हो चुकी हुई है, S9 की और S9 Plus की 111 है, and that is available all across Pakistan. Only few days, like 2.5 weeks in the market, and जब तक अगला डिवाइस नहीं आती अगले साल तक, तब तक ये डिवाइस आपके पास एस सीरीज की अवेलेबल है, एंड यू शुड बाय इट, एंजॉय इट, एंड हैव अ गुड लाइफ. चले जी, बिल्कुल. बहुत सारे फीचर्स आपने इस के बारे में बताया, सेल फोन के बारे में. आई होप कि जिस तरीके से आपने बताया है उस तरीके से लोग इसको ख़रीदे भी और इस तरीके से इसको एंजॉय भी करें. तो हमारे साथ मौजूद थे हेड ऑफ सैमसंग मोबाइल पाकिस्तान अफगानिस्तान मिस्टर उमर घुमन साहब, और नुमान साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया. तो आज के जो शो के फीचर्स हैं वो डेफिनेटली, जो फ़ोन के फीचर्स हैं वो डेफिनेटली आपने ज़रूर एंजॉय किए होंगे, और मुझे और अवैस को भी बड़ी सारी हैरत अंगेज़ बातें पता चली हैं. तो आई होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा. तो गुड मॉर्निंग आज में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत. डोंट गो एनीवे, स्टे विद अस, कीप वाचिंग. गुड मॉर्निंग आज फैशन पाकिस्तान वीक का, और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है, यहाँ पर डिज़ाइनर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, चीना छापड़ा. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज. कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र. इस दफ़ा जो है वो हम फैशन वीक पाकिस्तान में बड़ी डिफरेंट चीज़ें हुई हैं, और डिफरेंट चीज़ें इसलिए हुई हैं कि रियल वुमेन का जो कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेटली आपने वहाँ पर प्रेजेंट किया है. और रियल वुमेन इन दैट सेंस कि एक खातून जो कि घर में खाना भी पका सकती है, ड्राइविंग भी कर सकती है, बच्चों को भी संभाल सकती है, ऑफिस भी जा सकती है, वही खातून वही ख़वातीन रैंप पर वॉक भी कर सकती हैं. थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इन्वाइट किया, एंड टीवी मैन का कल बहुत बड़ा हाथ था हमारे शो में, एंड मैंने फैशन पाकिस्तान वीक पहली दफ़ा किया है. आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. हालांकि 12 साल से इंडस्ट्री में हूँ, बट माशाल्लाह देर आए दुरुस्त है. देर आए दुरुस्त. हाँ, और मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ बड़े साइज़ की औरतों को, बिकॉज हमारी सोसाइटी में ना, एक तो वो एक कहते हैं ना, वो एक धब्बा लगने वाली बात है कि मोटी है, ये तो मोटी है, इसके कपड़े नहीं, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद औरतें जो है ना वो डिप्रेशन, किसी को क्या पता कौन किस वजह से मोटापे का शिकार हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जी. तो इसके लिए ना सपोर्ट बहुत ज़रूरी है फैमिली की और दोस्तों की. और मेरा जो शो था इट वाज ऑल अबाउट रियल वुमेन, एंड थैंक्स टू फैशन पाकिस्तान वीक के उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया. और जब मुझे इनवाइट किया गया पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराने के लिए, तो मैंने फेरी जो फैशन काउंसिल की हेड है उन्होंने बोला कि मैंने उनसे बोला कि मैं प्लस साइज़ की हूँ, तो मैं वो चीज़ बनाती हूँ जो मैं खुद पहनती हूँ और दूसरों को मैं वही. एंड माशाल्लाह मेरी जो टीम है, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली प्लस साइज के हैं और खूबसूरत औरतें हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतने खूबसूरती से पेश हुआ है. जी, आपने जो वॉक की थी तो उसमें बिल्कुल सुपर वुमेन्स थी और वो प्रोफेशनल मॉडल्स भी नहीं थी. तो ये बताएं कैसा फीडबैक आया? और फीडबैक तो इतना अच्छा है कि रात तक हमें 1:30 बजे तक हमारे पास 1 लाख लाइक्स आ गई थी. सुपर. एंड मेरे बच्चे बैठ के ना, मरियम और आयशा, वो इंस्टाग्राम बता रही थी, बिकॉज मुझे ज्यादा करना आता नहीं है. तो माँ अभी 5 मिनट में इतने बड़े, मामा इतने बड़े, बट यू नो इतना सबने इतना पॉजिटिव फीडबैक है, बिकॉज डर लग रहा था कोई, क्योंकि ये सब खानदानी औरतें, जैसे मिसेस लैला डोसा जो डेफ स्कूल की हेड हैंगी, ग्रामर स्कूल में 32 साल उन्होंने अपनी जिंदगी, और पाकिस्तानी भी नहीं है, एक अफ्रीका से आई हुई औरत जिसने अपना पूरा खून इस मुल्क को दे दिया. ठीक. फिर यू नो नायला नकवी, चैटर बॉक्स, पाई इन द स्काई की ओनर, ओके, एंड निगी, इतनी मजेदार चीज, शकीला हसन.
I mean, ये वो तमाम खवातीन हैं जो पाकिस्तान के अंदर बहुत अरसे से हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते। बिल्कुल, और शायद उसकी वजह ये देखने, अगर आप वो एक बैरिस्टर हैं, वो हमारे साथी और इतना इनकरेज कर रही थी। शमा मिस ढोसा, शी इज अ डॉक्टर, प्रोफेसर एट हबीब यूनिवर्सिटी। डेफिनेटली अपने अपने प्रोफेशन में तो ये अपना अपना काम कर रही हैं तमाम खवातीन, लेकिन क्योंकि इनका रैंप से, मॉडलिंग से इतना ताल्लुक नहीं है, तो जब ये रैंप पर आ रहे थे, इनकी पहले बैक स्टेज रिहर्सल्स हो रहे थे, तो उस वक्त कितना ज्यादा हेजिटेट फील कर रहे थे, और जो फाइनल इन्होंने जो है वो माय गॉड, जितना फ्रॉम मेकअप आर्टिस्ट टू हेल्पर्स टू एवरीबॉडी। एक तो मैं ना लड्डू बना के लेके गई थी, बिकॉज़ मेरा पहला शो था, मैंने सबका मुंह मीठा कराया, बट यू नो आप सबको कंफर्टेबल करते हो इतने मजे से। और फिर सबने हमारा बाद में जब शो देख रहे थे ना बैक स्टेज, तो जब सारी खवातीन अंदर आ गई, तो पीछे से खूब तालियों की आवाजें आई। एंड बट यू नो ऑल दी अदर डिजाइनर्स जो थे एक दूसरे को आके ना इनकरेज कर रहे थे, आप गुड लक, थैंक यू, हुमा हो गई, माहिन खान हो गई, एक दूसरे को यू नो हेल्प। एंड इस दफा तो सबसे अच्छा काम आमिर अदनान ने किया, क्योंकि उन्होंने हमारे डेफ स्कूल के बच्चों को लिया। अरे वाह। और उनका पूरा का पूरा उनका मेकअप, उनका नबीला ने उनके बाल काटे, उनका ग्रूमिंग की, और वो बच्चे इतनी शान से, जब एक गूंगा और बहरे बच्चे को जब ये प्लेटफॉर्म मिलता है, एंड फैशन पाकिस्तान हैट्स ऑफ टू इट, बिकॉज इस दफा उन्होंने पूरी मार्केट को, पूरे लोगों को दिखा दिया कि हम ऐसी चीज भी, बिकॉज पता है डर लगता है आप इतनी पहली दफा जब आप कोई काउंसिल इतनी बदली है, मिस शरी रहमान आ गई हैं, मिस रौनक लखानी है, सना हाशवानी, टप्पू जवेरी, फेरी, दीपक परवानी, माहीन खान, ये लोग काउंसिल में। और पता है हर एक लोगों का इतनी मेहनत करते, किसी की क्रिएटिविटी। और इस दफा उन्होंने नए डिजाइनर्स को बिल्कुल, पीपल वर टॉकिंग कि यू नो हमें नया देखना। अच्छा, पहले ये होता था चीना छपरा के यूजुअली जो पिछले अभी फैशन शोज हुए उसमें होता था कि हमने अपने पाकिस्तानी कल्चर को, अपने ड्रेसेस को प्रमोट किया, डिजाइनर्स ने बड़े अच्छे ड्रेसेस बनाए, फिर हमने म्यूजिक भी चला दिया और अपना कल्चर जो है इन्हांस कर दिया, और लोगों ने कहा हाँ जी ये पाकिस्तान फैशन वीक है, ये इनके ड्रेसेस हैं। लेकिन इस दफा आप लोगों ने एक अच्छा मैसेज भी दिया है, और वो सुपर वुमेन के हवाले से दिया है, रियल वुमेन्स के हवाले से दिया है, और दूसरा अपना कल्चर भी बहुत ज्यादा आप लोगों ने। मैं बेसिकली ना मेरा जो हमेशा से मैं ओल्ड स्कूल हूँ, और पता है कराची में, पाकिस्तान में, दुनिया में अगर आप देखें ना, सब कुछ मशीन हो गई है। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो खवातीनें अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो मैं फुलकारी को मैंने मशीन के थ्रू उसको जिंदा किया। अच्छा। फिर क्योंकि फुलकारी अब तो बनती नहीं है, और जैसे ब्लॉक प्रिंट है, स्क्रीन्स आ गई हैं, स्क्रीन 2 आदमी करते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग मिला के भी 5 आदमी एक टाइम पे टेबल पे लगे हुए होते हैं, हाथ से लकड़ी काव होती है। पूरे पाकिस्तान में 3000 कारीगर रह गए जिनको जिंदा रखना, तो यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही है इस तरह से। और फिर पारसी लोगों का एक आर्ट है, एक कल्चर है उनका, वो गारा की साड़ियां पहनते हैं, इस कदर खूबसूरत काम जो चाइना से आया था, एक धागे के कलर में काम होता है, रेशम का धागा, और अगर आप उस पर प्रोग्राम करें तो मैं तो बोलती ही रहूं। अच्छा चीना, आप सही कह रहे हैं। ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान के अंदर या बल्कि पूरी दुनिया में बॉडी शेमिंग की जाती है, जिस तरह से आपने प्लस साइज की खवातीन को लेकर रैंप पर आई, और वो ये खवातीन थी जो आम खवातीन है। फैशन इंडस्ट्री के बारे में आमतौर पर तस्वुर किया जाता है बहुत ज्यादा सुपरफिशियल है, जो किसी हद तक बिल्कुल सही बात भी है, लेकिन बॉडी शेमिंग के टैबू को देखना और फिर साथ में प्लस साइज वुमेन के लिए डिजाइन लेकर आना, ये कितना मुश्किल था? मुझे तो कोई मुश्किल नहीं, मगर हमें सबने एक्सेप्ट किया, हमारे लिए लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी हुई शकील सहगल साहब हमारे लिए इतने बड़े पेंटर हैं, उनकी बेगम इतना खूबसूरत वो ज्वेलरी डिजाइन करती है। खास बात यही है कि हम कोई भी नई चीज अगर कर रहे होते हैं तो हमारे लोग उसे दिल से कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये हमारे सोसाइटी की ना बड़ी पॉजिटिव। एक दो मेरी बेटी ने बोला कि माँ किसी ने मोटा मोटा लिखा, मैं कहा कोई बात नहीं, अगर 1 लाख में से 3 लोगों ने लिख दिया तो कोई फर्क नहीं, मगर इन खवातीनों ने, मैं एक का नाम लूँ ना, शकील आपा हो गई, everyone was so confident। हम लोग का स्कूल है बेबी एकेडमी की प्रिंसिपल, यू नो प्राइमरी सेक्शन की जो हमारे पूरा जो मैगजीन संभालती है ना, तैमूर सूरी, और सबके हस्बैंड्स आए हुए थे देखने, और इतना चेयरिंग हो रही थी, इतने लोग खुश गए। बता रही है ना, उससे हम एज्यूम कर सकते हैं कि कितना ज्यादा मजा आया होगा और कितना ज्यादा लोगों ने इनको चेयर किया। हमारे लिए तो 13 मिनट भी कम थे, अगर हम जाते ना
हम तो आधा घंटा भी उस रैंप पे ना हमारे लिए काम। अच्छा ये बताएं चीना चोपड़ा कि क्योंकि जाहिर सी बात है रैंप के हवाले से इनको इतना पता तो नहीं होगा और प्रोफेशनल मॉडल्स भी नहीं थी, तो जब ये रैंप हो रही थी, रिहर्सल हो रही थी, तो कब तक कितने दिन रिहर्सल हुई? एक दफा रिहर्सल, एक दफा। और हमें जो हमारे जो कोरियोग्राफर थे नुबैन, थैंक यू नुबैन, थैंक यू सो मच, उसने बोला ये रियल वुमन है, इनको इसी तरह हो गए होंगे, इसी तरह बताते हैं लोग नहीं। औरतों ने, हमारी नसरीन हुसैन, उन्होंने तो आते ही थोड़ी वॉक की और उसके बाद जो लंग आजा पे उन्होंने हल्के हल्के डांस किए। और मेरी जो अम्मी इशरत आयद हुसैन, माशाल्लाह आंटी ने साड़ी पहन के जो लोगों को लाइक कल रात को ही लोग इतनी तारीफें कर रहे थे। और आप खुद सोचें 75 साल की औरतें और इस तरीके से जब वो चली और जिस ग्रेस से चली और माशाल्लाह के लोगों ने खड़े होके तालियां बजाई। सही बात है, एक्चुअली यही हमारे पॉजिटिव साइड है पाकिस्तान। मुझे रूठे हो खड़े सही बात है। तो आपने जो ड्रेसेस डिजाइन किए थे इन लोगों के हिसाब से, वो क्या ड्रेसेस? मेरे गरारे थे। अच्छा। फर्शी गरारा था। अच्छा। यू नो लाइक फुलकारी थी ना, तो फुलकारी का मैंने पूरे जैकेट्स बनाए थे। क्योंकि मैं ना आई डोंट नो, मैं शुरू हाँ ना, तो स्लीवलेस वगैरह में नहीं, बट आप वीडियो जरूर देखो एंड यू नो यू शुड टॉक अबाउट इट। एंड आप लोगों को ऐसे ना और प्रोग्राम्स करने चाहिए जिसमें स्पेशली हमारा जो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है ना, बिकॉज मेकअप वगैरह सबको, बट आपका कपड़े अच्छे होते हैं ना। और सबसे बड़ी चीज ना बच्चों को एजुकेट करना कि ये क्या कपड़ा, और सारा कॉटन था मेरा। एक दो कपड़े थे क्योंकि मेरा पाकिस्तानी कॉटन था जो खड्डी पे काम होता है वो और सबका सब आप देखो ना ब्लॉक प्रिंट से भरा था। ब्लॉक प्रिंट का गरारा था। आरी वाले बेचारे जो मशीन से करते थे वो खाली हाथ बैठे हुए। मैंने कहा भाई ये कर दोगे? आई मीन आई कांट टेल यू, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी। अच्छा, आपने प्रिंट के हवाले से बताया, तो क्या कलर कॉम्बिनेशन किस तरह का इनकॉर्पोरेट किया गया है? मैंने ब्राइटर कलर नहीं, समर वमर में कुछ नहीं देखती। अच्छा। आपको शायद ब्लैक ज्यादा अच्छा लगता हो इस गर्मी में, आपको व्हाइट अच्छा लगता हो, जरूरी कंफर्ट जोन देखना चाहिए। कंफर्ट जोन, और स्पेशली पता है अपने मुल्क के मलबूसात, अपने मुल्क की चीजें, और एक दूसरे को इनकरेजमेंट करना। कोई किसी से बड़ा, कोई किसी से छोटा नहीं। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी बात होती है। और अल्लाह में आपको उतना ही देगा जितना आपके नसीब में लिखा है, चाहे आप कुछ भी कर लें। बट जो फैशन पाकिस्तान वीक ने इस दफा कर दिया ना, बिल्कुन अनप्रेसिडेंटेड। इस तरह कभी भी नहीं देखने में आया कि प्लस साइज खवातीन के लिए डिजाइन बने और उनको रैंप पर लेकर आया। परवानी ने इतने खुलूस से गले लगाया, फेरी ने इतने प्यार से, यू नो युसरा, ये लोग कह रहे थे कि हम क्या बताएं, हमारा जी नहीं चाह रहा कि हम ये शो छोड़ें। सही बात, क्योंकि वो लोग जमीन पे बैठ गए थे और तालियां बजा रहे थे जो यूजुअली आप कैट बॉक्स पे नहीं दे। और पता है इससे क्या हुआ, जो औरतें पहली दफा रैंप पे गई ना, उनमें ऑटोमेटिकली ना पेट्रोल भर गया कि हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ ना, क्योंकि आपने सोसाइटी के उस सेगमेंट को इस बार टारगेट किया है जिसको ज्यादातर टारगेट नहीं किया जाता। सुपरफिशियल शोबिज़ इंडस्ट्री। नहीं, आपको मैं एक चीज बता, अरूसा सिद्दीकी, अरूसा मैं अब ये सबको बता रही हूँ, अरूसा सिद्दीकी 8 months प्रेग्नेंट, और मैंने कहा बच्चा यू हैव टू डू माई शो, एंड वो इतनी प्यारी मदर लगी है, इतनी कॉन्फिडेंस से वो चल के आई है। अच्छा, लोग औरतें और मुझे पीछे पूछ रहे ये वाकई प्रेग्नेंट है? मैंने कहा हाँ, ये क्यों करीना कपूर कर सकती है तो क्यों नहीं हमारी आर्टिस्ट कर सकती है? और ये आउट ऑफ द ब्लू मेरे दिमाग में आया, बिकॉज उस बच्चे ने ना हमेशा मेरे कपड़ों को पहना है। जब वो लोकल ड्रामा हमारा आता था जो बारात की सीरीज मरीना खान का था, उसमें अरूसा ताकेगी आएगी बड़ा, उसमें अरूसा होती थी। बट वो उस वक्त प्लस साइज अभी भी है, बट आप देखें एक कॉन्फिडेंस से वो चली है कि मैं आपको क्या बताऊं। क्या बात है जनाब, सुपर वुमेन्स का जिक्र हो रहा है।